वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है ये मार्क केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। कल हमने लैटिस एनर्जी के बारे में बताया था। वो क्या होता था, किसी भी आयनिक सॉलिड को बनाने में, ठीक है ना, जो बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स यानी कि केटायन और एनायन से मिलकर बनेगा आयनिक सॉलिड, उसको बनने में जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा। कल हमने क्रिस्टल और लैटिस के बारे में, दोनों के बारे में बताया था। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो पहला फैक्टर है, क्या लिखा गया है, चार्ज ऑन आयन। ठीक है, चार्ज का मतलब होता है केटायन और एनायन। जितना ज्यादा केटायन और एनायन के ऊपर चार्ज होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, यानी कि उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी का परिणाम होगा, परिमाण होगा, और उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा वो आयनिक क्रिस्टल। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के एग्जांपल दिए हैं चार्ज के बारे में। तो सबसे पहला है, देखिए, यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड। यूनिवैलेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए, एक सोडियम है और NaCl है। इसको आप ब्रेक करेंगे तो एक केटायन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा और एनायन के ऊपर भी एक माइनस चार्ज आएगा। वैसे ही Ag के यूनिक यानी कि Ag के ऊपर, सिल्वर के ऊपर एक प्लस का चार्ज आएगा, जबकि क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड। इसका देखिए, इसकी एनर्जी कितनी है, -778 किलो जूल पर मोल, और AgCl की एनर्जी कितनी है, -895 किलो जूल पर मोल। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमने दूसरी बात की। देखिए, बाई यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड के बारे में, यहाँ पे देखिए CaF2 में केटायन के ऊपर यानी कि कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आएगा, जबकि फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज आएगा। इसकी देखिए एनर्जी कितनी है, -2581 किलो जूल पर मोल। दूसरा टाइप है MgF2। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, इसका मतलब बाई हो गया। F2 के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज आएगा, तो क्या होगा, यूनिवैलेंट। ये कैसा सॉलिड हो गया, बाई यूनिवैलेंट आयनिक सॉलिड। इसकी एनर्जी कितनी है, 2882 किलो जूल पर मोल। अब तीसरे टाइप की बात करेंगे, बाई वैलेंट आयनिक सॉलिड, यानी कि केटायन और एनायन दोनों के ऊपर दो दो का चार्ज आएगा। दो केटायन के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आएगा, जबकि एनायन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज आएगा। देखिए, Mg के ऊपर 2 प्लस का चार्ज, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आएगा। इसकी एनर्जी कितनी है, -3933 किलो जूल पर मोल। दूसरा टाइप लिया था, दूसरा एग्जांपल है ZnO, जिंक ऑक्साइड का। जिंक के ऊपर 2 प्लस का चार्ज आएगा, केटायन हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का चार्ज आएगा, क्या हो गया, एनायन हो गया। इसकी एनर्जी कितनी है, -4033 किलो जूल पर मोल। तो क्या लगता है, जितना ज्यादा केटायन और एनायन पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा वो आयनिक क्रिस्टल क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, हायर द चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, क्या लिखेंगे, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि परिणाम, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। सो क्या होगा, आयनिक क्रिस्टल इज मोर स्टेबल। ठीक है, जितना ज्यादा किसी आयनिक क्रिस्टल के ऊपर प्लस माइनस का चार्ज होगा, यानी कि केटायन एनायन का चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वो आयनिक क्रिस्टल क्या होगा, स्टेबल होगा। चलिए, ये पहला फैक्टर था जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करेगा। चलिए दूसरी बात करेंगे। अब दूसरा क्या होता है, साइज ऑफ आयन। साइज का मतलब होगा बेटा केटायन और एनायन के रेशियो से, दूसरी बात कर लेंगे। यहां पे देखिए, साइज ऑफ आयन, क्या लिखेंगे, लैटिस एनर्जी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन इंटर आयनिक डिस्टेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नल टू इंटर आयनिक डिस्टेंस। कीटायन और एनायन मिलकर ही क्या बनाएंगे, कोई आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड। इंटर आयनिक डिस्टेंस, कीटायन और एनायन के बीच की इंटर आयनिक डिस्टेंस मीन्स रेडियस ऑफ कीटायन एंड एनायन। ठीक है, कीटायन और एनायन। तो क्या लिखेंगे, कीटायन और एनायन की रेडियस जितनी क्या होगी, कम होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी। क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या लिखा गया, साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, और वो क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो स्मॉलर द साइज ऑफ आयन और रेडियस उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि कीटायन और एनायन के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना ज्यादा दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन, यानी कि जुड़ाव होगा, और जितना ज्यादा जुड़ाव होगा उतनी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल उतना ज्यादा, या आयनिक सॉलिड उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आयन क्या लिखे, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन और रेडियस ग्रेटर will be the electrostatic attraction। जितना साइज छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि दो आयंस के बीच का अट्रैक्शन, यानी कि कीटायन और एनायन के बीच का अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हायर will be the क्या हो जाएगी, लैटिस एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है, ये दो फैक्टर थे जो लैटिस एनर्जी को क्या करते थे, प्रभावित करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लैटिस एनर्जी के बारे में हमने कल बता दिया था, एक फैक्टर बचा था जो हमने लैटिस एनर्जी के फैक्टर्स के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी का एप्लीकेशन क्या होता है, किसी भी आयनिक सॉलिड या कंपाउंड के ऊपर। चलिए, बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और हीट ऑफ सब्लिमेशन। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर लैटिस एनर्जी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो जितना ज्यादा किसी आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या लिख सकते हैं, हायर द लैटिस एनर्जी ऑफ किसकी, आयनिक सॉलिड, ये क्या होता है, जो दो आयन से मिलकर बना होता है, यानी कि कैटायन और एनायन से, और टूटेगा भी, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे किसी आयनिक सॉलिड को, वो टूटेगा भी कैटायन और एनायन में, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज के साथ सेपरेट एटम, अलग अलग एटम्स में टूट जाएगा। ये क्या हो गया, आयनिक सॉलिड।
हायर द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड, क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड melting point, क्या, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अभी लेटेस्ट एनर्जी की वजह से ज्यादा देर में सब्लिमेट होगा। अब मान लीजिए कोई आयनिक सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पे सब्लिमेट हो रहा है, यानी कि ऊर्ध्वपतन हो रहा है, अभी क्या होगा, वो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने की वजह से 150 या 160 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सब्लिमेट होगा। तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस की हीट ज्यादा होगी कि 150 या 150 डिग्री सेल्सियस की हीट ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो लेटेस्ट एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से हीट ऑफ सब्लिमेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो क्या बताया हमने, लेटेस्ट एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाए। किसकी ज्यादा हो जाए, किसी आयनिक सॉलिड की। चलिए अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। दूसरी बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। किसी भी आयनिक सॉलिड की जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि वो आयनिक सॉलिड उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या लिख सकते हैं, हायर द लेटिस एनर्जी of ionic solid higher the bond dissociation energy, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी किसी आयनिक सॉलिड की, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हेंस मोर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। चलिए ये हमने बता दिया, जितनी ज्यादा किसी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी होगी उतनी ज्यादा क्या लगेगी, उस सॉलिड को तोड़ने में क्या लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वो सॉलिड आयनिक सॉलिड उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। देखिए दो फैक्टर के बारे में बता दिया, दो एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। तीसरा एप्लीकेशन बताएंगे हम सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। तीसरा एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। लेटेस्ट एनर्जी के ज्यादा या कम होने से किसी भी आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड के आयनिक क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, कोई भी आयनिक सॉलिड है उसको किसी सॉल्वेंट में यानी कि विलायक में घोलना है। अगर उस आयनिक सॉलिड की लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ज्यादा होने की वजह से वो आयनिक सॉलिड जो सॉल्यूट की तरह काम करेगा वो कम टूटेगा। क्या होगा, उस सॉल्वेंट में कम टूटेगा, और कम टूटने की वजह से क्या होगा, उसकी विलेयता कम हो जाएगी, ठीक है ना। जितना होना चाहिए उतना ज्यादा नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं, हायर द लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड which acts as a solute in a solvent क्या होगा, अगर किसी आयनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। अगर वो किसी सॉल्वेंट में घोला जाएगा क्या होगा,
higher the bond dissociation energy bond dissociation energy उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देन द आयनिक सॉलिड लेस ब्रेक, कम टूटेगा, ठीक है ना, जब कम टूटेगा हेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस द, मैंने डिक्रीजेस ना लिख के ये साइन बना दिया, आप लोग समझ सकते हैं, डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता, ठीक, विलेयता उतनी कम क्या हो जाएगी, विलेयता। किसी भी आयनिक सॉलिड की जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। जब वो किसी सॉल्वेंट में घोला जाएगा उतना कम ये टूटेगा, और कम टूटने की वजह से क्या होगी, उसकी विलेयता कम हो जाएगी। और विलेयता कब बढ़ेगी बताइए? सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। इस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, कब बढ़ जाएगी इस कंडीशन में, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इफ सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलने से जो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेज इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज मोर देन किससे ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी से, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी किससे ज्यादा हो जाए, लैटिस एनर्जी। चलिए ये हमने बता दिया एप्लीकेशंस ऑफ लैटिस एनर्जी के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक है बॉर्न हैबर साइकिल, जिसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा तरीका पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सपोर्ट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।